welcome to Biology पाठशाला। Today's class is dedicated 12th class student और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे सेट नंबर 5 की। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहती हूँ। यू कैन हील एक बहुत ही मोटिवेशन एक फिल्म है और उससे काफी कुछ सीखा जा सकता है। सो आप उसे देखिए और उससे सीखने का प्रयास करिए। इस तरीके से जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रयास करते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक है सेट नंबर 5। अग्रवाल सेट सीरीज चल रही है, 12th क्लास के बच्चों के लिए चल रही है। सो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको बता रही हूँ, जो है वो है ये तीसरे का ड़ा, यानी कि परिवार नियोजन राष्ट्र के हित में है। इस औचित्य को समझाइए। तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो बताया कि परिवार नियोजन ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमें खुद से पढ़ने चाहिए, लेकिन इसको हिंट देने के लिए मैंने कई बार, ठीक है, 10th क्लास में और 12th क्लास में बताया है। फिर भी मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। देखिए, परिवार जो नियोजन है वो राष्ट्र हित में है। ये बात बिल्कुल सच है, सही है, क्योंकि परिवार नियोजन जो फैमिली प्लानिंग होती है, अगर ये सुचारू रूप से की जाए और इसका ध्यान रखा जाए तो जो आने वाली सारी चीजें होती हैं, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, ठीक है, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो और चाहे वो मेडिसिन, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि जितनी भी मेडिसिनल सेवाएं होती हैं, इन सब की या स्वास्थ्य सेवाएं होती, इन सब से सुचारू रूप से क्या कैसा सामना किया सकता है, ठीक, हम उसकी ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज का फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक कंडीशन, जो आर्थिक व्यवस्था होती है वो क्या हो जाती है, ठीक है, अच्छी रहती है। तो जितने कम जनरेशन होगी उतना ज्यादा इकोनॉमिक जो कंडीशन होगी अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है तो देखो अपने आप चीजें बढ़ जाती है। वैसे ही एजुकेशनल जो चीजें हैं वो भी अच्छी होती है। तो जितनी कम जनरेशन होगी उतना अच्छा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, एजुकेशनल एनवायरनमेंट होगा। ये दोनों जब सुचारू होंगे, सुदृढ़ होंगे, तो जो मेडिसिनल फैसिलिटीज हैं वो भी अच्छी होंगी। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब ये तीनों चीजें अच्छी हो जाती हैं, जब ये तीनों चीजें अच्छी हो जाती है तो आपको पता है ये सारी चीजें जब अच्छी हो जाती है तो ये देश की आर्थिक व्यवस्था पे क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं। क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था मतलब एक वर्ल्ड लेवल पे इसका क्या होता है, प्रभाव होता है। तो इसलिए ये क्या होती है, राष्ट्र के हित में होती हैं। ये हमें बताना है, ठीक है। इतनी बात अगर आप ढंग से समझाएंगे, ठीक, जो हमने महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं उस पे थोड़ी बात को समझाएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। कहता है कि आवर्तबीजी पौधों में भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी बीजों में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखा, आवर्तबीजी पौधों में भ्रूण के पोष का निर्माण। देखिए, भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूण का मतलब भ्रूण, पोष का मतलब जहां से पोषण प्राप्त है, यानी कि भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है, ठीक है, भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है एक संरचना की सहायता से होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष बोलते हैं। अर्थात तो भ्रूणपोष में ही भ्रूण के परिवर्धन के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व या पोषक पाए जाते हैं, जो किसी भी पौधे में या पादप में भ्रूण के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मादा युग्मकोद्भिद जो होता है, जिसे मेल गैमेटोफाइट ऑफ प्लांट कहते हैं, उससे सबसे पहले क्या होगा कि माइक्रो और मैक्रो दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें क्या होंगे कि इससे मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा, या मैं ये कहूं कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। और विभाजन करने के बाद, ठीक है, जो क्या करेंगे, क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर है, ठीक है, माइक्रोस्पोर क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम में डेवलप हुआ और माइक्रोस्पोरेंजियम में जैसे ही ये डेवलप होगा, ठीक है,
तो ये क्या हुआ, स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ और ये क्या करेगा, ठीक है, डेवलप होगा एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, एम्ब्रियो से इसमें एक भ्रूण कोश होगा, भ्रूण कोश से क्या होगा, एम्ब्रियो को पोषण प्राप्त होता है। ठीक, ये यहां तक बताना है, ठीक है, आपको ये प्रश्न में यहां तक बताना है, लेकिन हम आगे तक और बता दे रहे हैं। अब ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। कुछ डेवलपमेंट होने के बाद ये क्या करेगा, डायरेक्ट क्या करेगा, शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, अब इसमें पूछा भी गया है कि भ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी बीजों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, अगर मैं आपको ये कहूं कि कुछ ऐसे सीड होते हैं जो अंकुरण करके, ठीक है, सीधी सी बात है कि मेल या फीमेल प्लांट में डेवलप होंगे, ठीक है, बात समझ में, ये पूरा प्रोसेस आप याद रखेंगे। अब कह रहे हैं भ्रूणपोषी तथा अभ्रूणपोषी बीजों में उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, भ्रूणपोषी कैसे होते हैं, भ्रूणपोषी ऐसा भ्रूण जिसको पोषण प्राप्त हो, भ्रूणपोष हो, भ्रूणपोषी कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर मैं ये कहूं कि जैसे कि एंजियोस्पर्म के प्लांट हो गए, ठीक है, जिम्नोस्पर्म के प्लांट हो गए, वो क्या होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, भ्रूणपोषी। लेकिन अगर मैं इसमें एक्सेप्शन बताऊं, जैसे कि बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं, जैसे एप्पल हो गया, पाम का हो गया, ठीक है, डेट का हो गया, ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं अभ्रूणपोषी होते हैं, अपूर्ण भ्रूणपोषी होते हैं। मतलब कि इनमें जो पोषण होता है वो बेसिकली भ्रूण से न प्राप्त होकर के किसी मैं ये कहूं कि एक वैक्यूल जैसी संरचना बन जाती है, एक रिक्तिका जैसी संरचना बन जाती है। और इसी रिक्तिका जैसी संरचना में क्या होता है कि कुछ पोषक तत्व भरे होते हैं और इसी से अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं और निर्माण करते हैं। तो ये हमें याद रखना है, ये अभ्रूणपोषी के एग्जाम्पल होते हैं। अभ्रूणपोषी का क्या होती है, ये व्याख्या है, तो हमें ये याद रखना है। और जैसे बताया, अगर आप वैसे लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है। देखिए, तो चौथे के खा क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है कि मानव में रोग उत्पन्न करने वाले किन्हीं 2 रोग जनकों का नाम लिखिए तथा इनके नियंत्रण के उपाय लिखिए। तो अब इसमें ना बैक्टीरिया जनित दिया है ना वायरल जनित दिया है। तो आप देखिए, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले कोई भी 2 रोग जनक ले लीजिए, ठीक है। आज चाहे तो एड्स ले सकते हैं। हम तो बच्चों को सिंपल और सबसे अच्छा तरीका बताते हैं जो यूपी बोर्ड 12th क्लास में आएगा भी और आपकी तैयारी भी बेस्ट रहेगी। एड्स, आप एड्स का तैयार कर लो और एक आप तैयार कर लो कोविड-19 का। दोनों इतने महत्वपूर्ण है कि कभी वायरल जनित आ जाए रोग तो भी याद हो जाएगा, ठीक, कर सकते हैं। और ऐसे आ जाए, जैसे आज 2 रोग जनक पूछे गए, आप उसमें भी लिख सकते हैं। बात समझ आ गई। बाकी निमोनिया, तपेदिक, हैजा, ठीक है, और टीबी, ये सब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हमें बहुत सारी जानकारी है। लेकिन ये जो है, जैसे कि एड्स है, 12th में आकर के पढ़ते हैं। कोविड-19 जो अभी प्रोमिनेंट है, बर्निंग टॉपिक में है, वो काफी ज्यादा पूछा जाता है। इस पे ऐसे भी लिखने के लिए आता है, आएगा मतलब। और मुझे लगता है कि बहुत सारे पेपर्स में आपके आया भी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी वगैरह में भी आता है, बायोलॉजी में भी आएगा। अब बच्चे कहते हैं कि दोनों में कैसे, तो दोनों में यही अंतर कि देखो, बायोलॉजिकल जब आप लिखेंगे तो थोड़ा आपको स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत सारी चीजें बायोलॉजिकल वे में बतानी है। और जब आप हिंदी वगैरह में या इंग्लिश वगैरह में तो एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में बताना है। तो आप एक बता दी, एड्स को बता दी सबसे पहले, रोग जनक के नाम। तो किसी भी पैथोजन के द्वारा हमारे क्या होता है कि स्वास्थ्य में जो होता है सुचारू रूप से चल नहीं पाता है। तो किसी भी रोग जनक के द्वारा हमारे शरीर का सुचारू रूप से न चल पाना क्या कहलाता है, बीमारी कहलाता है, ठीक है। और इसके द्वारा क्या होता है कि हमारे शरीर में कई प्रकार की विकृतियां या असामान्यताएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक। अब सबसे पहले एड्स के बारे में लिखेंगे, ठीक है। एड्स क्या होता है, वायरस जनित रोग होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसे कहते हैं। HIV या रेट्रोवायरस ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा फैलता है, ठीक है, आप ये याद रखेंगे, ठीक। सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, स्पाइक इसमें भी पाए जाते हैं, बल्ब लाइक आपको स्पाइक देखने को मिलेंगे, ठीक है। RNA सिंगल स्टैंडर्ड RNA का होता है और ज्यादा रेप्लिकेशन करता है, इसलिए अभी तक इसका कोई भी इलाज संभव नहीं है। सो 2 प्रकार के वायरस होते हैं, एंड फर्स्ट वन इज द RNA वायरस एंड द सेकंड इज DNA वायरस। सो DNA वायरस जितना GM होता है, जिनका जेनेटिक मटेरियल होता है
मैं कह सकती हूँ कि हाँ वो कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन है, कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन अगर और वायरस की बात की जाए जो सिंगल स्टैंडर्ड है, स्ट्रक्चर में सिंगल स्टैंडर्ड है और दे आर मोर रेप्लिकेबल देन द डीएनए वायरस, बहुत ज्यादा रेप्लिकेबल है और रेप्लिकेट कर सकते हैं और रेप्लिकेशन करके अपनी संख्या को कई गुना, मतलब कई 100 गुना, लाखों गुना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 2.5 लाख गुना बढ़ा सकते हैं। सोच लीजिए कितनी ज्यादा इसमें क्षमता होती होगी। तो एड्स भी ऐसा वायरस होता है। और इसके देखिए सबसे पहले कि इसके लिए बचाव क्या किया जाए, पहले तो हमें लक्षण समझने हैं। तो लक्षण क्या है भाई, सिर दर्द होगा, बदन दर्द होगा, तेज बुखार आएगा, ठीक है, चिड़चिड़ाहट होगी, ये कुछ इस तरीके के आपको लक्षण प्रतीत होंगे। और मैं बता दूं बहुत से केसेस में देखा जाता है कि त्वचा या पूरे बॉडी लाल, मतलब बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है, लेकिन वो रेयर केस में होता है। और मैं आपको बता दूं, और इसके लिए उपचार क्या, देखिए इसके लिए अभी तक कोई उपचार नहीं है। ठीक है, मैं बता दूं जो सोल्यूशन जिसे हम लोग कहते हैं ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट ना के बराबर है, तो इसीलिए ये वायरस आज भी है। और यही मैं बताना चाहती हूँ, कोविड-19 भी इसी की तरीके है, इसका कोई वैसा इलाज नहीं है, कोई प्रिवेंशन नहीं है, बस इसको क्या कर रहे हैं किसी एक सोल्यूशन के थ्रू इसे रोका जा सकता है। ठीक है, लेकिन कोई पूरी तरीके से प्रिवेंशन आरएनए वायरस के लिए नहीं बना है अभी तक। सो इसमें होता क्या है कि एलिजा टेस्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, एलिजा टेस्ट होता है। तो एलिजा, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड, ठीक है, इम्यून, ठीक है, सॉर्बेंट एसे, तो इसका फुल फॉर्म होता है एलिजा का। और एलिजा के थ्रू ही एलिजा टेस्ट होता है, इसके थ्रू ही हमें इसकी पता चलता है कि एक्चुअली कि वो है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव है या नहीं है, तो ये हमें बहुत ध्यान देना होता है। और बेसिकली इसके लिए इम्यून बूस्टर मेडिसिन का यूज किया जाता है, इम्यून बूस्टर्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट कंटेंट का यूज किया जाता है।